हेलो माय मैथ लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद आतिफा। हमने स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की बुक मैथ्स की। उसका आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 वी हैव डन। उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। द कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 की। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, फैक्टराइजेशन। हमारे पास जो फैक्टर का वर्ड है वो तब आता है जब आप किसी नंबर के मल्टीपल्स को फाइंड आउट करते हैं। जब आप छोटी क्लासेस में थे, अपनी प्राइमरी सेक्शन में या सेकेंडरी सेक्शन में, तब भी आपको टीचर्स ने ये कहा है कि फैक्टर मींस इसके मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आपने 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपने ये फाइंड आउट करना है उसके फैक्टर्स में कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिन पे ये 12 डिविजिबल है। लाइक 2 पे डिविजिबल है, फिर ये 3 पे डिविजिबल है, फिर ये 4 पे डिविजिबल है, एंड देन ये 6 पे डिविजिबल है, और ये 12 पे डिविजिबल है, और इससे पहले ये 1 पे डिविजिबल है। ये वो सारे नंबर्स हैं जिन पे ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। लेट्स सपोज अगर आप कहें कि क्या 5 भी इसका फैक्टर है, तो हम कहेंगे 5 इसका फैक्टर नहीं है या इसका मल्टीपल नहीं है, क्योंकि वो इसका एग्जैक्ट डिविजिबल उसको नहीं कर सकता। आपके पास इसमें कोई ना कोई रिमाइंडर रहेगा। तो जब वो रिमाइंडर रहेगा तो इट मींस दिस इज नॉट अ फैक्टर। फैक्टर वर्ड तभी यूज होता है जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दें। 4 जो है वो इस 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर आपके पास नहीं रहेगा। 0 तो रहेगा, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स कोई भी आपके पास इसका रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो हम इसको यहाँ तक खत्म करते हैं अपनी बात को कि ये हमारे पास आते हैं फैक्टर्स। इसमें लाजमी याद रखिएगा फैक्टर्स वो हैं जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दें। अगर वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेंगे तो वो उसके फैक्टर्स नहीं हैं। इसी फैक्टर्स को जब हमने इन नंबर्स पे यूज किया, तो जब हम अपने अलजेब्रा पर जाते हैं तो अलजेब्रा में हमने फैक्टर वर्ड को फैक्टराइजेशन के टॉपिक में चेंज कर दिया। बात वही है, हमने इसमें भी फैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं, बट फैक्टर्स फाइंड आउट करने के पूरे उस मेथड को, पूरे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। अब जब हमारी बारी आती है फैक्टर्स की और फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन में जो हम अलजेब्रा में फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि हम इसको तो फैक्टराइजेशन में नहीं लेके जा सकते ना, ये तो एक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट इससे अपने फैक्टर्स को फाइंड आउट किया है। हमने कोई इसमें लंबा प्रोसीजर यूज नहीं किया है। बट जब आप फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो ये सारी काम करती है अलजेब्रा पे। अलजेब्रा में आपके पास आते हैं कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, एंड देन आपके पास है कोएफिशिएंट्स। इनके ऊपर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास एक प्रोसेस लॉन्ग होता है। उस लॉन्ग प्रोसेस को हमने फैक्टराइजेशन का नाम दिया है। जब हम इसके अंदर बात करेंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन में 3 चीजें आएंगी। नंबर 1 आपके पास आएगा कॉमन मेथड। कॉमन मेथड, जब भी आपके पास फैक्टराइज का कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने इसको फैक्टराइज करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने मेथड नंबर 1 को अप्लाई करना है। इज देयर एनीथिंग कॉमन और नॉट, ये सबसे स्टार्ट का मेथड है। नंबर 2 आपके पास आ जाता है फॉर्मूला। नंबर 2 आपके पास है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। हमने यूनिट नंबर 3 में बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़े हैं। उन सारे फॉर्मूलाज में से कौन सा अप्लाई होता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, वो आपको यहां से फाइंड आउट करना है। नंबर 3 पे आपके पास आती है, नंबर 3 है आपके पास द मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक आपके पास एक फाइनल आपके है कि जी आपका पहला जो है वो अगर नहीं अप्लाई हो रहा, कॉमन मेथड नहीं हो रहा, तो हम फॉर्मूला मेथड पे जाएंगे। जब फॉर्मूला मेथड पे नहीं बन पा रहा, वो क्वेश्चन नहीं उससे अटेम्प्ट हो रहा, तो हम जाएंगे हमारी मिड टर्म ब्रेक पे। इन तीनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3 पार्ट्स में, बट ये तीनों आती किस में है? फैक्टराइजेशन के टॉपिक में। इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है, फैक्टराइजेशन यहाँ पे खत्म है। हमें जब भी फैक्टराइजेशन का वर्ड होगा या फैक्टराइज का वर्ड होगा इन द अलजेब्रा, हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, बहुत लॉन्ग भी होंगे। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट में हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे।
वो इजी क्वेश्चंस आपका एक टेम्पो बनाते हैं कि आपने किस तरीके से क्वेश्चंस को आगे लेकर चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पहला स्टेप इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, फिर आगे जाके हम फॉर्मूला मेथड पे काम करेंगे। मिड टर्म ब्रेक थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, बट एट द एंड स्टार्ट में मिड टर्म ब्रेक भी बहुत इजी है। सो इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे फैक्टराइजेशन के टॉपिक के अंदर। एक्सरसाइज 4.1 द क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें कहा गया फैक्टराइज, नथिंग एल्स, कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हमने फैक्टराइज में क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिक करना चाहिए द कॉमन एलिमेंट। हमने ये फाइंड आउट करना है कि क्या इनमें कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट निकलता होगा तो हम निकाल लेंगे। आफ्टर दैट अगर हमारा क्वेश्चन स्क्वायर्स में बच जाता है तो हमने ये देखना है कि उसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है या नहीं होता। समटाइम इस तरह भी है कि जब आपने कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया तो आगे कोई और सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, वही हमारे पास आंसर होता है। समटाइम इस तरीके से होता है कि आप कॉमन एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दैट आपके पास या तो वो फॉर्मूले की एप्लीकेशन आती है या मिड टर्म ब्रेक की आती है। सो हम चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। तो सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट इन दिस पार्ट। फर्स्ट पार्ट है 4x + 6y + 24z। अच्छा, जो कॉमन एलिमेंट है ना, ये डिपेंड करता है किसी भी चीज पे। आपका कॉमन एलिमेंट या तो कोई नंबर हो सकता है या कोई वेरिएबल, ये दो चीजें तो डन है। सो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि क्या इनमें कोई नंबर कॉमन आता है या कोई ऐसी चीज जो कि वेरिएबल है वो कॉमन आती है। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास और आपके फ्रेंड के पास, दोनों के पास कोई एक चीज ऐसी है जो दोनों के पास है, तो हम क्या करेंगे, अगर उस चीज को हम लेना चाहें तो हमें दोनों पे से लेनी पड़ेगी, तभी हम उसको कहेंगे कि दिस इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स। सो अब यहाँ पर हम जब कॉमन लेंगे तो हमने ये देखना है कि वो इसके पास भी हो। द फर्स्ट टर्म्स डिफरेंशिएट होती हैं प्लस और माइनस के साइन से, मल्टीप्लाई और डिवाइड से टर्म डिफरेंशिएट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एक ही टर्म है, ये दो टर्म्स नहीं है। टर्म कहाँ से बनेगी, जब दो नंबर्स के बीच में पॉजिटिव का साइन है या किसी के बीच में माइनस का साइन है हेयर। सो इन दो जो हमारे पास ये ऑपरेशंस हैं, प्लस और माइनस के साइंस हैं, ये आपको बताते हैं कि हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। हमारे पास यहाँ पर है 4x प्लस, इट मीन्स 4x एक टर्म है, उसके बाद 6y इज द सेकेंड टर्म, 24z इज द थर्ड टर्म। तो इन तीनों टर्म्स में से हमने कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना है। अब ये नंबर है हमारे पास 4, 6 एंड 24। तो हमने ये देखना है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, 4, 6 एंड 24। अगर मैं यहाँ से कहूँ आपके पास 4 ऐसा नंबर है जो कि 24 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो 6 को डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि 6 के टेबल में 4 नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास आ रहा है यहाँ से 2 को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा अंदर 2 to the 4। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर में वही नंबर वापस आएगा। और जब भी आप कॉमन एलिमेंट लेंगे तो कॉमन एलिमेंट बताने के लिए हमें यहाँ पर एक ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट प्लस साइन एज इट इज। अच्छा, एक और पॉइंट है यहाँ पे, इसके पास है वेरिएबल z, इसके पास है वेरिएबल y, इसके पास है वेरिएबल x। तीनों के वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, सो हम x, y और z को कॉमन नहीं ले रहे, हम सिर्फ यहाँ से नंबर्स को कॉमन ले रहे हैं। 2 के टेबल में 6 आता है, 3 पे 3y प्लस 24 करेंगे तो 2 1 2 2 2 the 4 और यहाँ से आ गया z। नाउ 2, 3 एंड 12 तीनों एक नंबर पे डिविजिबल नहीं है, सो हम इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ से और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं ले सकते। डिपेंड करता है इट्स आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। अगर आप चाहें, जैसे अगर मैं यहाँ से कहूँ ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 3, 6 एंड 3 है, आप इकट्ठा कॉमन ले सकते हैं। सम टाइम हम कोई नंबर को कॉमन फाइंड आउट करते हैं ना, तो सम टाइम अंदर फिर ऐसी सिचुएशन रह जाती है कि दोबारा नंबर कॉमन आ रहा है। सो इट्स अप टू यू कि आप 2 बार कॉमन ले लें या एक बार किसी बड़े नंबर को कॉमन ले लें। कॉमन लेने में कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जी आपने छोटे नंबर को ही कॉमन लेना है। अगर यहाँ पॉसिबल होता, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जो कि 12 पे डिविजिबल होता तो हम इस पूरे में से 12 को भी कॉमन ले सकते थे, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर है जो 12 पे डिविजिबल है। मैं आपको बहुत सारी टर्म्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके पास खुद से एक माइंडसेट बनता जाए कि हमने कॉमन एलिमेंट किस तरीके से फाइंड आउट करना है।
अब यहाँ पर हमारे पास है 2x + 3y + 12z, कोई स्क्वायर्स नहीं है, कोई कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें इंडिकेट करे कि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो दिस इज द आंसर। वैसे भी एक्सरसाइज का स्टार्ट है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास सिर्फ कॉमन एलिमेंट पे ही जाने वाले हैं, और उस पर मिड टर्म ब्रेक और स्क्वायर्स पे नहीं जाएंगे फॉर्मूलाज पे। इक्वल का साइन मस्ट है ना, अगेन इक्वल साइन। अब यहाँ पर हमारे पास है एक तो आ रहा है 4, एक 3 है, और यहाँ इसके पास है 1। सो 4, 3 एंड 1 तो किसी भी टेबल पे डिविजिबल नहीं है, तो हम किसी भी नंबर को कॉमन नहीं ले सकते। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो हमें ये चेक करना है कि क्या कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है। यहाँ पर x की पावर 2, x is having power 2 and y, x is having power 2, y having power 2 and z। सिर्फ x नंबर ऐसा है जो तीनों के पास है, तो हम क्या करेंगे, तीनों में से x को कॉमन लेंगे। नाउ वी हैव टू सी कि x की कितनी पावर हमने कॉमन लेनी है। x raised to power 2, x raised to power 2, x raised to power 2, अभी तो तीनों में सेम है, सो हम x raised to power 2 को कॉमन ले लेंगे। बट अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से होती कि आपके पास यहाँ पर होती x raised to power 1, x raised to power 2 and x raised to power 2, सो हमने क्या करना था, लीस्ट नंबर को कॉमन लेना था, लीस्ट पावर को कॉमन लेना था, सबसे कम पावर को कॉमन लेना था। मतलब कि हमने यहाँ से x को कॉमन लेना था, x raised to power 1, बिकॉज x raised to power 1 इसके पास भी है, इसके पास भी है, बट x raised to power 2 इसके पास है, इसके पास है, यहाँ पर नहीं है। सो हमने पावर में सबसे छोटी पावर को एज अ कॉमन लेना होता है। अभी हमारे क्वेश्चन में x raised to power 2 है, सो x raised to power 2 को हमने ले लिया यहाँ से कॉमन। अंदर क्या रह गया, ये पूरी की पूरी टर्म बाहर आ गई, तो अंदर रह गया उसकी जगह पे ऑब्वियसली 1, प्लस साइन एज इट इज, 3 एज इट इज, y एज इट इज, 4 as it is, y square as it is and z as it is। y और z दो ऐसी वेरिएबल्स हैं जो सिर्फ 2 के पास हैं, 3 के पास होते तो हम तीनों में से कॉमन ले सकते थे। अगेन हमारे पास अंदर कोई फॉर्मूले की एप्लीकेशन नहीं है, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है 3, 6 एंड 3। 3, 6, 3 तीनों डिविजिबल है 3 के टेबल पे। सो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, और यहाँ से हमने लिया 3 को कॉमन। अब इसके पास है PQR, PQT। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक नंबर कॉमन आया, सेकंड में एक वेरिएबल कॉमन आया, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस को डिजाइन अप किया है। थर्ड में हमारे पास एक नंबर भी कॉमन आ रहा है और वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। सो हम अपनी इस ब्रैकेट को करते हैं रिमूव और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा वेरिएबल लिखा जाएगा, PQR, PQT, PQS। सो PQ इज ऐसा वेरिएबल है जो तीनों के पास है, तो यहां से आ गया 3PQ। क्लियर? अब हम करेंगे अपनी ब्रैकेट स्टार्ट। यहां से 3 भी बाहर आ गया, PQ भी बाहर आ गया, अंदर रह गया R। यहां पे 6 से 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 का आंसर आ जाएगा आपके पास 2। PQ बाहर चला गया, अंदर रह गया T, प्लस साइन एज इट इज। 3 को 3 से डिवाइड किया तो आ गया 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। PQ आपके पास कॉमन आ गया और रह गया S, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 9QR S² प्लस T² प्लस 18QR। यहाँ पे भी 9QR है, यहाँ पे 18QR है, आगे है S² प्लस T²। सो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, 9 और 18 दोनों डिविजिबल है 9 पे, सो यहाँ से आ जाएगा इक्वल का साइन, 9 आ गया कॉमन। उसके बाद Q दोनों के पास है, ये प्लस साइन है, इट मींस ये सिर्फ 2 टर्म्स है, ये इसके प्रोडक्ट में है। सो हम इसको टर्म कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ये पूरी की पूरी इससे मल्टीप्लाई हो रही है, सेम केस विद देयर। सो ये जो प्लस का साइन है ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि 1 टर्म इज देयर, 1 टर्म इज देयर। सो 9 इज देयर, Q एंड R। अब ये देखिए यहाँ पे Q पावर 2 है, यहाँ R पावर 2 है, और यहाँ पे हमारे पास है Q पावर 1, R पावर 1। सो हमने लीस्ट पावर को कॉमन लेना है विच इज Q रेज़्ड टू पावर 1 एंड R रेज़्ड टू पावर 1। अब मजे की बात ये है कि यहाँ पर S² प्लस T², S² प्लस T²। सो वी कैन टेक कॉमन S² प्लस T²। अब अंदर क्या रह गया, यहाँ से आ गया 9QR S² प्लस T² पूरे का पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पर रह गया 1। ये जो प्लस साइन था ये आ गया यहाँ पर। अब 9 को हमने जब 18 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 9 to the 18। Q की एक पावर हम बाहर ले गए, एक हमारे पास अंदर रहेगी। R की एक पावर बाहर आ गई, एक पावर हमारे पास अंदर रहेगी, और S² प्लस T² तो इन दोनों का कॉमन निकल आया।
सो हमारे पास यहाँ पर ये आंसर है इसका। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज एंड दिस इज द फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट में भी करके देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन आ रही हैं। जब कॉमन एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं और उसको हम बाहर लिख देते हैं तो अंदर उसकी जगह नहीं बचती क्योंकि वो बाहर निकल आया। तो पार्ट नंबर 5, z स्क्वायर x ओवर 16 माइनस x स्क्वायर z स्क्वायर ओवर 8 प्लस x स्क्वायर z क्यूब ओवर 12। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही है, z स्क्वायर z स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ क्यूब है तो इसमें से हम स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि क्यूब स्क्वायर और स्क्वायर में हमारे पास लीस्ट जो पावर है वो आ रही है आपके पास z स्क्वायर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, वेरी गुड। सो लीस्ट पावर हमारे पास है 1 2 2, सो लीस्ट पावर आपके पास है x रेज़ टू पावर 1। यहाँ से अब हमने लेना है अपनी फ्रैक्शन को देखना है कि फ्रैक्शन में कुछ कॉमन है या नहीं है। यहाँ पर हम इनसे एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है फैक्टराइज। अगर तो फैक्टराइज नहीं लिखा हुआ तो फिर तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फ्रैक्शन ही है तो एलसीएम ही लेना पड़ेगा। बट जब हम कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट कर लेंगे ना तो अंदर हमारे पास जो फ्रैक्शन रह जाएगी ना वो बहुत ही स्मॉल नंबर्स की रह जाएगी, तो उनका एलसीएम लेना और ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो अब यहाँ से 16, 8 एंड 12 अगर मैं फाइंड आउट करूँ कॉमन इनका मल्टीपल, कॉमन इनका फैक्टर, तो मेरे पास 4 एक ऐसा नंबर है, 4 4 द 16, 4 2 द 8 एंड 4 3 द 12। सो 4 एक ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड करता है इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली, कोई रिमाइंडर नहीं बचता। अब हमने ये देखना है कि हमने ये ले लिया कॉमन, सो अंदर हमारे पास क्या बचता है, z स्क्वायर बाहर आ गया, x बाहर आ गया, यहाँ से 4 बाहर आ गया तो रह गया 1/4, ये पूरी टर्म तो बाहर आ गई। सो 16 में हमने 4 4 द 16, दिस माइनस साइन हियर, 8 को जब हमने इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास रह गया 2, ऊपर से हमारे पास z स्क्वायर बाहर चला गया, x रेज़ टू पावर 2 में से एक पावर बाहर चली गई, सो एक पावर अंदर रहेगी। आफ्टर दैट ये आ गया आपके पास द पॉजिटिव साइन। 12 को जब हमने 4 पे डिविजिबल किया तो 4 3 द 12 और x में से एक पावर बाहर चलेगी, एक हमारे पास अंदर रहेगी, z में से 2 पावर्स बाहर चलेगी, एक हमारे पास पावर अंदर रहेगी एंड दिस इज द आंसर। अगर तो हमें फैक्टराइज ना कहा होता तो हमने इनका एलसीएम लेना था, बट हमें सिर्फ फैक्टराइज में कॉमन एलिमेंट ही फाइंड आउट करना है, आगे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि इसमें फॉर्मूला तो कोई अप्लाई नहीं हो रहा। फॉर्मूले की एप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास स्क्वायर की टर्म्स हो। जैसे अगर मैं कहूँ तो ये s स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, अब आप कहेंगे यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, बट दो वैल्यूज विद द इंडिविजुअल स्क्वायर्स कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला कहाँ बनता है, अगर ये इस तरीके से आता s प्लस t होल स्क्वायर होता तो हम a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते थे, बट अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सो मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 6। अब इसमें क्या हमारे पास है, a x माइनस वाई माइनस ए स्क्वायर बी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स माइनस वाई। इसका मतलब हमारे पास x माइनस वाई तीनों में कॉमन है और a भी तीनों में कॉमन है, b कॉमन नहीं है बिकॉज b यहाँ पर नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना फाइनल आंसर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। हमने कॉमन लिया a एंड x माइनस वाई, तो अंदर क्या रह गया, ये पूरी टर्म बाहर आ गई, यहाँ रह गया 1, यहाँ जो माइनस साइन था वो आ गया 1 के बाद। अब a की एक पावर हमने बाहर लिख दी, एक अंदर रहेगी, b हमारा कॉमन था नहीं, इट विल बी एज इट इज, x माइनस वाई कॉमन था, सो यहाँ पे हो गया वो खत्म। नाउ द पॉजिटिव साइन एज इट इज, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर, a स्क्वायर में से एक a हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया सिंगल a, b स्क्वायर और x माइनस वाई को हमने ले लिया था एज अ कॉमन। सो हमारे पास ये इसका आ गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमारे पास यही इंडिकेशन है, वी हैव टू फैक्टराइज। अब यहाँ पर हमारे पास है 4 वैल्यूज, सो अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद द कॉमन एलिमेंट। फैक्टराइजेशन का स्टार्ट ही कॉमन एलिमेंट है। सो हम यहाँ से जब कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं तो ये है 7x प्लस xz प्लस 7z प्लस z स्क्वायर। इन चारों को अगर हम देखें तो हमारे पास चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ 7 नहीं है, इन दोनों के पास 7 है, यहाँ पर x है, यहाँ x है, इन दोनों के पास x नहीं है, इन तीन के पास z है, इसके पास z नहीं है। सो इन चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो यहाँ पर आपके पास एक न्यू स्टेप, एक न्यू टॉपिक कि हमने किस तरीके से अब कॉमन एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। क्या कर रहे हैं हम इनके दो के पेयर्स बना देंगे। 4 में से कॉमन नहीं आता तो हम दो के पेयर्स बना देते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें आपके पास 3 टर्म्स थी, यहाँ पर प्लस साइन है, सो दिस इज द
फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ। 3 टर्म्स को हम डिफरेंशिएट सेपरेट नहीं कर सकते कि 2 में से कॉमन ले लें और एक को छोड़ दें। वो भी हमारी बहुत रेयर चांस में आगे जाके ये सिचुएशन बन जाती है अगर हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस तरीके से मोल्ड हो रहा है। बट अभी जो सिचुएशन हमारे पास है तो हम क्या कर रहे हैं, हम दोनों के पेयर्स बना देते हैं। अगर मैं इन दोनों में से देखूं, ये जो 2 टर्म्स आपके पास हैं तो मेरे पास इन दोनों में से x कॉमन है। सो मैंने x कॉमन लिया, अंदर रह गया 7 प्लस z, ये प्लस साइन यहाँ पर आ गया। ओके, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ गया z कॉमन, बिकॉज z स्क्वायर है और ये z है, तो हमने लीस्ट पावर को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया यहाँ से 7, z यहाँ से बाहर चला गया, इसका एक z बाहर आ गया और एक z अंदर रह गया। अब हमारे पास आती है यहाँ से एक और नई चीज कि हमने एक स्टेप इसको और आगे लेकर जाना है। वो क्या सिचुएशन है, अब ये जो प्लस साइन है ना, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये आपके पास एक टर्म है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से आपको बताऊं कि ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो यहाँ से आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि इन 2 टर्म्स में कुछ कॉमन है। यस, इसके पास है 7 प्लस जी, इसके पास है 7 प्लस जी, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 7 प्लस जी को कॉमन लिया, ये पूरी की पूरी टर्म बाहर चलेगी, यहाँ क्या रह गया x, दिस प्लस साइन इज कमिंग डाउन, 7 प्लस जी को हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह गया सिर्फ यहाँ पर z। सो दिस इज द फाइनल आंसर कि आपके पास 7 प्लस z को हमने कॉमन लिया तो x प्लस z एक नंबर बन गया। अब ये हम जो फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या इसका आंसर आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? इसका आंसर आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप इन 2 ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एट द एंड यही आंसर रिजल्ट में आएगा, बिकॉज हमने जो कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट किया वो इसके अंदर से किया, हमने कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करवाया या किसी एलिमेंट को हमने रिमूव नहीं किया। सो ये जो आंसर आया है वो इसी की कंप्रेस्ड फॉर्म है। यहाँ 4 टर्म्स थी, यहाँ पर हमने 2 ब्रैकेट्स में लिखी 4 टर्म्स ही हैं, बट लिखने का थोड़ा मेथड डिफरेंट है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही चारों टर्म्स सेम एज इट इज वापस आएंगी। कॉमन एलिमेंट का यही फायदा होता है कि जब आप चाहें उसको वापस कर सकते हैं, जब आप चाहें उसको कॉमन ले सकते हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन की सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि वो किस मेथड के अकॉर्डिंगली सॉल्व हो रहा है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन 1 टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो हमने 2 टर्म्स को ले लिया। अब 2 टर्म्स को लेंगे तो यहाँ पर है 9 और 18, सो 9 जो है वो 18 पे डिविजिबल है। आफ्टर दैट यहाँ पर है a स्क्वायर और a, इसका मतलब लीस्ट पावर a रेज़ टू पावर 1 इज कॉमन, b स्क्वायर एंड b, सो लीस्ट पावर 1 ऑफ द b इज कॉमन। अंदर हमारे पास क्या रह गया, 9 भी आ गया, a की एक पावर यहाँ है तो एक पावर अंदर रहेगी, b की पावर थी ही हमारे पास 1, सो वो एज इट इज प्लस साइन, ये वाला प्लस साइन आया नीचे। उसके बाद 18, 9 को 18 पे डिवाइड किया तो आपके पास आया 2, a हमारे पास बाहर चला गया, b में से एक पावर बाहर चलेगी, एक पावर अंदर रहेगी। आफ्टर दैट आपके पास यहाँ से अब आती है न्यू थिंग, यहाँ से हमने लिया माइनस साइन। अब ये जो माइनस साइन है ना, दिस इज ऑलवेज अ प्रॉब्लमेटिक साइन, ये हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अ चेंज क्रिएट करता है, या आप इसको कह सकते हैं गेम चेंजर, जहां से आपकी चेंज हो जाएगी गेम। क्या है, माइनस साइन को जब हमने कॉमन लिया तो वो अंदर की वैल्यूज को कर देगा पॉजिटिव। 6ac इज अ नेगेटिव टर्म क्योंकि उसके पीछे माइनस का साइन है, हर टर्म के पीछे उसका साइन होता है व्हिच इज अ माइनस और पॉजिटिव। सो इस टर्म के पीछे उसका साइन है माइनस, इस टर्म के पीछे इसका साइन है माइनस। जब हमने माइनस को कॉमन लेंगे तो वो आपको क्या कर देगा, अंदर की हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। अच्छा, यहाँ से अब हम पहले कॉमन ले लें, फिर आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन और बेटर हो जाएगी। 6 एंड 12 दोनों किस पे डिविजिबल है, 6 पे। a यहाँ पर a नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे c कॉमन है बिकॉज दोनों टर्म्स के पास c है, सो हमने ले लिया 6c को कॉमन। 6 और c कॉमन चलेगी, सिर्फ रह गया a। अब इस माइनस साइन की वजह से जो a नेगेटिव था वो आपके पास हो गया पॉजिटिव। उसके बाद 6 को 12 पे डिवाइड किया तो आया 2, 6 2 12। b आपके पास यहाँ बाहर नहीं की, सो b एज इट इज आ गई, c बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो वैल्यू थी ये नेगेटिव थी, सो ये हो जाएगी पॉजिटिव बिकॉज ये माइनस साइन यहाँ पर आ गया। अब आपने ये फाइंड आउट करना है क्या आपके पास दोबारा इसमें से कुछ कॉमन निकलता है। जो ये माइनस साइन है ना, ये आपको बता रहा है कि दिस इज अ डिफरेंशिएशन टर्म, जहां से टर्म खत्म होती है। तो हमारे पास एक टर्म ये, एक टर्म ये है।
इन दोनों में हमारे पास है a plus 2b, a plus 2b. So again we have to take common. a plus 2b कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया 9ab. यहाँ से ये बाहर चला गया था, ये माइनस साइन आ गया नीचे और ये वैल्यू हमारी कॉमन चलेगी तो अंदर रहेगी 6c. दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ यहाँ पर हमारे पास है 6t minus 12pq 4tq minus 8pq. अब यहाँ पर इसमें क्या है, अगेन 2 करके हम लेंगे और कॉमन फाइंड आउट करेंगे. अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन आपको दिया आप बिल्कुल उसको उसी पैटर्न पे करें. आप इसका पेयर जैसे 6t है ना, आप इसको 4tq के साथ भी लिख सकते हैं, मतलब पेयर बना सकते हैं. आप इस वाले पेयर को इसके साथ भी बना सकते हैं क्योंकि इसके पास भी pq है, इसके पास भी pq है. नहीं चेंज करने तब भी आपका आंसर सेम आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला. क्या होगा, अगर हम इन दो को ले लेंगे तब भी ठीक है, अगर मैं इस t को t के साथ मिला दूं, pq को pq के साथ मिला दूं, तब भी आपका क्वेश्चन सही होगा. मेरे ख्याल में 2 क्वेश्चन हमने आंसर कर लिए, तो इसकी हम पेयर चेंज कर लेते हैं. इसके पेयर चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6t plus 4tq minus 12pq and minus 8pq. हर वैल्यू के पीछे उसका साइन है, तो जैसे ही वो वैल्यू मूव करेगी उसके साथ उसका साइन भी मूव करेगा. ठीक है, अब हमने लिया यहाँ से कॉमन 6 एंड 4 में हमारे पास है 2 कॉमन, t एंड t सेम है, सो कॉमन 2 के टेबल में q और 3 आ जाएगा 6 पे 2 3, t बाहर आ गया था, सो नथिंग मोर, और 4t में से 2 था, 4t बाहर चला गया एंड 2 यहाँ पर आपके पास रह गया. माइनस साइन जब यहाँ से लेंगे तो ऑब्वियसली अंदर के सारे साइन अब चेंज हो जाएंगे. मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है इस पॉइंट पे. अब हम क्या कर रहे हैं, 8 एंड 12. 8 के टेबल में तो 12 नहीं आता है, बट 4 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 8 और 12 दोनों आते हैं. सो वी आर गोइंग टू टेक 4 कॉमन, pq एंड pq. सो दोनों कॉमन आ गए. यहाँ से जब मैंने pq को कॉमन लिया ना, तो मुझे ये आइडिया होगा कि pq दोनों कॉमन आ गए, तो अंदर की दोनों वैल्यूज तो हमारे पास विदाउट वेरिएबल्स होगी, जबकि यहाँ हमारे पास वेरिएबल है. सो कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ हुई है. तो मैंने जब चेक किया तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन को गलत लिखा हुआ है. यहाँ पे 12 के साथ q नहीं है, 12 के साथ सिर्फ p है. सो मैं यहाँ से भी इसको इरेज कर रही हूँ q को, और जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास p एंड p आएगा कॉमन, q कॉमन नहीं आएगा. सो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 4 को जब हमने डिवाइड किया तो 4 3 था 12 और p बाहर चला गया. ये माइनस साइन था, इस माइनस के कॉमन की वजह से यहाँ पर हो गया पॉजिटिव. 4 को 8 पे डिवाइड किया तो 4 2 था, एक p कॉमन चला गया था और यहाँ से रह गया q. 3 plus 2q 3 plus 2q. सो वी विल टेक कॉमन 3 plus 2q और यहाँ से हमारे पास क्या रह गया 2t minus 4p. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है r स्क्वायर 9rs minus 7rs and 63s स्क्वायर. सो इट्स अप टू यू कि आप स्क्वायर्स की टर्म को एक साइड पे ले आए और इन दोनों को एक साइड पे ले आए. इट्स टोटली अप टू यू. सो मैं फिलहाल इसको एज इट इज कर रही हूँ. r को यहाँ से कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पर रह गया r plus 9s. यहाँ से हमने -7s को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या रह गया, अगर सिर्फ r माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड 7 9 का 63 और साथ में रह गया s. आई होप कि अब आपको ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में भी समझ आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज हमने 6 पार्ट प्रीवियस के और प्रीवियस के टोटल 9 पार्ट्स हमने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ किए हैं. और क्या रह गया, r plus 9s विल बी अ कॉमन, और हमारे पास क्या रह गया r minus 7s. दिस इज द फाइनल आंसर. यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है. इन दोनों में हमारे पास डिवीजन में 4 कॉमन है, इन दोनों में हमारे पास 9 कॉमन है. सो हमने यहाँ से लिया 1/4 कॉमन ले लिया. ऊपर हमारे पास है y स्क्वायर एंड y स्क्वायर, इट मीन y स्क्वायर इज कॉमन. अंदर क्या रह गया 1 माइनस, यहाँ से मैंने कोई कॉमन साइन नहीं लिया था इसलिए माइनस एज इट इज आएगा. जब तक कि आप किसी जगह पे माइनस को एज अ स्टार्ट में कॉमन नहीं लेते या मिडल में, तब तक ब्रैकेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. y स्क्वायर बाहर चला गया और यहाँ पर रह गया z, दोनों का 4 तो चला गया था बाहर. अब यहाँ जो माइनस साइन है ना वो आ रहा है यहाँ से. अब ये जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. डिवाइडेड में 9 हमारे पास दोनों में आ रहा है, सो हम डिवीजन का 9 कॉमन लेंगे. z raised to power 3, z raised to power 2, इसका मतलब है लीस्ट पावर है z raised to power 2, और दोनों में आपके पास है t सेम पावर के साथ. सो हमने t को कॉमन लेके अंदर क्या रह गया
ये तो पूरी की पूरी वैल्यू बाहर चलेगी, 1 हो गया। ये पॉजिटिव साइन था, इस माइनस के कॉमन की वजह से हो जाएगा नेगेटिव। जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो या तो वो पॉजिटिव को नेगेटिव करता है या नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, यानी कि आपने जो भी वैल्यू का साइन होगा उसका रिवर्स साइन आपने लिखना है। यहाँ से z पावर 2 बाहर चलेगी, एक पावर रहेगी, t और 9 दोनों बाहर चले गए। सो 1 माइनस z सेम है, सो हमने लिया इसको कॉमन। अंदर क्या रह गया, y स्क्वायर ओवर 4 माइनस z स्क्वायर t ओवर 9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर वर्ड को लाजमी साथ में लिखें। अब इन चारों में से 11 कॉमन है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा क्या ऊपर भी ऐसी सिचुएशन है या सिर्फ डिनोमिनेटर वाली सिचुएशन सेम है। सो ऊपर हमारे पास यहाँ पर x और y है, x एंड z है, y है तो y एंड z है। सो इन चारों में से तो कॉमन नहीं आ सकता, सो हम सेपरेटली करते हैं। 11 को यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ x और x हमारे पास सेम है, y और z सेपरेट है, 5 एंड 10। सो इसमें से 5 ऐसा नंबर है जो 10 और 5 दोनों को डिवाइड करता है। अब देखिए अंदर क्या रह गया आपके पास, 5 टू द 10 और x हमारे पास यहाँ आ गया, बाकी रह गया y प्लस 5 हो गया, 1 आ गया आंसर, x बाहर चला गया, अंदर रह गया सिर्फ z। यहाँ से लिया हमने माइनस साइन कॉमन, 11 यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। माइनस साइन लिया तो यहाँ से हमारे पास 14 और 7 में से 7 कॉमन है, यहाँ से हमारा y की पावर 1 कॉमन है और 11 कॉमन है। क्या रह गया, 7 को जब 14 पे डिवाइड किया तो 7 टू द 14, y में से एक पावर बाहर चलेगी, एक पावर अंदर रह गई। ये माइनस साइन इस माइनस की वजह से हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद 7y हमने बाहर ले लिया, अंदर रह गया सिर्फ z, 2y प्लस z, 2y प्लस z। तो यहाँ से आ जाएगा 2y प्लस z और अंदर रह गया 5x over 11 minus 7y over 11. This is the final answer. Now the question number 3, जिसमें आपके पास अगेन फैक्टराइजेशन का कहा गया है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। तो अगर हम देखिए तो 9 और 12 ये दोनों 3 पे डिविजिबल है बट 4 डिविजिबल नहीं है। इट मींस कॉमन एलिमेंट इनमें से नहीं आ सकता और ये 3 टर्म्स हैं। जब 3 टर्म्स होंगी तो हम ये नहीं कर सकते कि इन दोनों में से कॉमन लेके इसको हम छोड़ दें, वो बहुत रेयर चांसेस है। अभी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है। अब यहाँ पर हमारे पास जब कॉमन एलिमेंट नहीं निकलेगा तो हमें किस पे शिफ्ट करना होता है, फॉर्मूला मेथड। और सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस सिचुएशन में आपके पास देखते हैं क्या ये हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली सेट आता है या नहीं आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, दैट विल नॉट बी अ रॉन्ग वन। सो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2a स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ना, a के पास ऑलरेडी था, 4 का हमने बनाया है। ये चीज आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है कि हमने 4 का स्क्वायर किस तरीके से बनाया है। लेट्स सपोज अगर इस 4 की जगह पर यहाँ पर होता 6, इस 4 की जगह पर 6 होता तो वो जो 6 था वो स्क्वायर में एनक्लोज्ड नहीं हो सकता। हम 4 को 2 में एनक्लोज कर सकते हैं, हम 6 को किसी भी नंबर में एनक्लोज नहीं कर सकते, बिकॉज 6 कोई ऐसा नंबर नहीं है जो किसी का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आए। लाइक मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा। सो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, बट 5 इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो ये चीज को आपने समझना है कि जब हमें यहाँ पर 9b स्क्वायर दिया हुआ है, हम फॉर्मूले में इसको पुट करने जा रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसको लिखना है 3b होल स्क्वायर, बिकॉज 9 हमने इसका स्क्वायर कंबाइन करना है, क्योंकि ये जो a स्क्वायर है ना, हमने ये बनाना है। a स्क्वायर बनाने का मतलब है कि इसकी कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है b स्क्वायर, 9 का स्क्वायर नहीं दिया हुआ, ये स्क्वायर सिर्फ इसका है। जब हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहे हैं ना, इट मींस ये जो स्क्वायर है ना वो इन दोनों का है। देयर इज 9b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 9b होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है। इसमें सिर्फ b का स्क्वायर है, इसमें इन दोनों का स्क्वायर है। सो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि हमें किस तरीके से इसमें फॉर्मूले की एप्लीकेशन में वैल्यूज को स्क्वायर के अंदर एनक्लोज करना है। सो हमने 9 को 3 बना के स्क्वायर्स में एनक्लोज कर दिया। अब यहाँ से आप क्लियर कह सकते हैं कि जो अंदर की वैल्यू है ये आपके पास है टोटली b वेरिएबल की वजह से नहीं कह रही हूँ।
आप इसको ए भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ फॉर्मूले की जनरलाइज्ड फॉर्म आपको बता रही हूँ कि दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म। सो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। सो इस तरीके से आपने ए और बी फाइंड आउट कर लिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज और इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ से कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 2a एंड b इज इक्वल्स टू 3b है। इस तरीके से आप की बना के भी साइड पे लिख सकते हैं अपने एग्जाम में या अपनी प्रैक्टिस कॉपी पे। ये जो प्लस साइन है ये एज इट इज आ गया। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर तो बन गए, हमें बनाना है 2ab। इट मींस फॉर्मूले का 2, हमने इस 12ab को नहीं देखना है, हम यहाँ पर खुद से बना के देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट 12ab बनेगा या नहीं बनेगा। अगर तो वो 12ab बन गया सो दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। अगर 12ab नहीं बना तो हमारे पास वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमारे इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास है 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, a की जगह पे आ जाएगा 2a और b की जगह पर आ जाएगा 3b। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 to the 4, 4 3 the 12, इसका मतलब 12ab ये ठीक लिखा हुआ है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेट बैठ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका? फर्स्ट वैल्यू हमारी आ रही है 2a और सेकंड वैल्यू आ रही है 3b। अब ये साइड हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन साइड है वो है राइट हैंड साइड। जब एक साइड हमें गिवन है तो हमें लेफ्ट साइड में उसका आंसर देना होगा। अगर आपको क्वेश्चन लेफ्ट साइड में गिवन है तो आंसर में राइट साइड आनी चाहिए। अगर फॉर्मूले की राइट साइड आपको गिवन है तो आंसर में आपके पास लेफ्ट साइड आनी चाहिए। अब मेरे पास ये क्वेश्चन में राइट साइड गिवन है सो मैं लेफ्ट में इसका आंसर दे रही हूँ। आंसर क्या है? a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a क्या है? 2a और b क्या है? 3b होल स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको टाइम लगेगा इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन, बहुत इजी है। जब आप इसकी ये 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके पास इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अब मैं सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन में 36 किसका स्क्वायर है? सोच के देखिए कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए। 1 1 the 1, 2 2 the 4, 3 3 the 9, 4 4 the 16, 5 5 the 25 and 6 6 the 36। वेरी गुड। सो 6x, अब यहाँ पर है पावर 4। सो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 पार्ट्स में। हमारे फॉर्मूले में स्क्वायर है, पावर 4 नहीं है। सो हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर इसको दे देते हैं और होल स्क्वायर बाहर लिख देते हैं। कुछ समझ में आया? पावर 4 थी, हमारा फॉर्मूला स्क्वायर का है। सो हमने क्या किया, x के पास 4 पावर थी, हमने बाहर सिर्फ 2 लिखी तो रिमेनिंग कितनी रहेगी? 2। वो हमने उसको वापस दे दी क्योंकि ये जो 6 है ना वो 6 6 तक 36 बन रहा है, लाइक 2 times 6। तो हमें 6 की पावर 2 ही चाहिए, पावर 4 हो गई तो 6 का आंसर तो बहुत बड़ा आ जाएगा, हमें 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें से हमने x रेज़ टू पावर 4 में से एक 2 ले लिया, दूसरा 2 हमने x को वापस दे दिया कि हमें नहीं चाहिए। क्लियर? अब ये है +1, 1 तो 1 का स्क्वायर है, 1 को तो फाइंड आउट करना ही नहीं, तो ये आपका थोड़ा सा इजी पार्ट इसमें आ गया। अब यहाँ से मेरे पास a क्या बन गया, 6x स्क्वायर और b क्या बन गया, 1। नाउ वी हैव टू पुट द मिडिल वैल्यू व्हिच इज 2ab। सो फॉर्मूले में आ गया 2, a की जगह पर आ गया हमारे पास 6x स्क्वायर और b की जगह आ गया 1। अब देखिए क्या ये 12x स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। 6 to the 12 and x square 1 तो will be the as it is multiply करेंगे। So it means this is the perfect square, क्योंकि मिडिल वैल्यू का आंसर हमारी a b की टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है। मिडिल का जो आंसर है वो जो हमने a b की टर्म्स फाइंड आउट की हैं वो उनको सेटिस्फाई कर रहा है। It means this is the pure application of this formula, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं the perfect square। इस फॉर्मूले का एक और नाम क्या है आपके पास, the perfect square। So हमारे पास राइट साइड दे हैव गिवन, तो हमें लेफ्ट में उसका आंसर देना है a plus b। So 6x square plus 1 whole square, this is the final answer of this question। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आना शुरू हो चुका होगा बिकॉज हमने इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट।
थर्ड में आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा, 4 में तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, 5, 6 आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वल साइन, x स्क्वायर है, कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट हमने उसको एनक्लोज कर दिया स्क्वायर में। लास्ट टर्म हमारे पास है 1/4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 2x होल स्क्वायर। पूरी टर्म का स्क्वायर लेना है, हमें सिर्फ डिनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं लेना है। ठीक, अब हम कर रहे हैं प्लस फ्रॉम द फॉर्मूला। सो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आई x और b की वैल्यू क्या आ गई 1/2x। सिर्फ 2x इसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है 1/2x। ठीक, अब यहाँ से फॉर्मूले का 2 आ गया, फॉर्मूले में आता है 2 into a की जगह पर हमने लिख दिया x, ब्रैकेट को किया बंद, b की जगह पर लिख दिया 1/2x। ये 2 इस 2 से कैंसिल बिकॉज डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर, अगेन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, हमारे पास क्या रह गया 1। सो ये हमारी मिडिल नंबर को a और b की वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं। सो द राइट हैंड साइड दे हैव गिवन, तो हमारा आंसर किसमें आएगा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस b, सो x प्लस 1/2x होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। अगेन आपको मैं कह रही हूँ कि अब आपको और अच्छा अंडरस्टैंड होना शुरू हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं। दिस इज द मोस्ट, अब सारे पार्ट्स आपके लिए बहुत इजी होते जाएंगे। अब यहाँ पर इसको 81 को इनक्लोज करेंगे तो 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, सो 9y होल स्क्वायर प्लस, ये तो हम अभी छोड़ रहे हैं, हमें b की टर्म यहाँ से फाइंड आउट करनी है। दिस इज द 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, 8 द 64 एंड z होल स्क्वायर। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9y और b वैल्यू आपके पास आ रही है 8z। लेट्स सी कि क्या ये मिडिल नंबर को हमारे सेटिस्फाई करता है या नहीं। 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, a की जगह पर आ गया 9y और b की जगह पर आ गया 8z। 9 to the 18, 8 था 144 और y और z इसके साथ आ गए। सो ये हमारी जो मिडिल टर्म है वो a और b की वैल्यूज को जब हमने पुट किया तो वो इस मिडिल टर्म को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इट मींस फॉर्मूले की राइट साइड हमारे पास है, हम इसका लेफ्ट साइड में आंसर देंगे व्हिच इज a हमारे पास आ गया 9y प्लस b आ गया 8z एंड द होल स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट आपके पास है 625 इज द स्क्वायर ऑफ 25 होल स्क्वायर। यहाँ से a रेज़ टू पावर 4 एंड b स्क्वायर है, सो ये आ जाएगा a स्क्वायर एंड b होल रेज़ टू पावर 2। फॉर्मूले की वजह से हमें b का स्क्वायर लेना है। सो यहाँ पर a के पास पावर 4 थी तो मैंने एक पावर बाहर लिख दी, बाकी जो पावर थी वो मैंने a को वापस दे दी कि मुझे वो नहीं चाहिए। b के पास पावर 2 थी, वो हमारे पास एज अ होल बाहर आ गई। नाउ a आपके पास रिप्लेस कर रहा है 25 को और b रिप्लेस कर रहा है a स्क्वायर एंड b को। नाउ चेक करते हैं कि हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई होता है या नहीं। प्लस साइन फ्रॉम द फॉर्मूला, 2 फ्रॉम द फॉर्मूला, a आपके पास है 25 और b आपके पास है a स्क्वायर एंड b। 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 50, हमारे पास यहाँ 50 है, a स्क्वायर b। इट मींस जो हमने a और b की वैल्यूज जनरेट की हैं फ्रॉम दीज टू नंबर्स वो हमारी मिडिल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही हैं। फॉर्मूले की राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो गई। अब हमने आंसर देना है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि है a प्लस b, सो 25 a स्क्वायर b होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द लास्ट पार्ट हमारे पास है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनक्लोज करेंगे, a में a स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में हमने उसको इनक्लोज कर दिया। सेकंड हमारे पास टर्म वेरी आपके पास डिफरेंस ही है क्योंकि फ्रैक्शन में तो हम लेकर आते रहे हैं, अब ये डेसिमल में आ गया तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। आपके पास 0.2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.04। अब a वैल्यू और b वैल्यू आपके पास आ गई है, सो a आपके पास है a के इक्वल ही है एंड b आ गया 0.2। नाउ वी विल चेक कि क्या ये हमारे फॉर्मूले के 2ab को सेटिस्फाई करती हैं ab की वैल्यूज। सो 2 एज इट इज, हमारे पास यहाँ पर आ रहा है a की रिप्लेसमेंट a है और b की रिप्लेसमेंट है 0.2। 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.4। इट मींस कि वो हमारे इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर दिया। राइट हैंड साइड दे हैव गिवन, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है a प्लस b, सो 0.2 whole square, this is the final answer. Today we have done question number 1, 2 and 3, question number 4, 5, 6, 7, 8.
अभी हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें से हर क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं हमारे पास। अगर आपको उनको समझना है सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें कि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 की अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिला है तो इस लिंक को शेयर करें विद अदर क्लास फेलोज, ताकि वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ से सॉल्व कर सकें। मैंने सिर्फ इन क्वेश्चंस को नहीं, मैंने इनकी डीपली लॉजिक्स और बेसिक्स को भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे बहुत सी ऐसी छोटी छोटी लॉजिक्स नहीं पता और वो डायरेक्ट क्वेश्चंस जब करवाते हैं टीचर्स तो उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, हर वैल्यू की क्या साइन है, किसका कहाँ पे टर्म डिफरेंशिएशन है। तो एक एक छोटे छोटे की पॉइंट पे हमने काम किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। लिंक को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टू लर्न द मोर मैथमेटिक्स। थैंक यू।